गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हमने कोलिजन शुरू किया था, है ना। कोलिजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन कितने होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिजन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी? 3. 3। क्या क्या नाम है उनके? Elastic collision, inelastic collision, and perfectly inelastic collision. यस, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है ना। मींस जब भी कोलिजन होता है तो जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को, दो बॉडी जब एक दूसरे को कोलाइड करती है तो एक दूसरे पर इंपल्सिव फोर्स लगाती है। दैट इंपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी का शेप चेंज होता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो उस डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, काइनेटिक एनर्जी की, वो उस बॉडीज में स्टोर हो जाती है। बट क्या होता है कि कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो इलास्टिक होती है, वो फिर से रिगेन कर लेती है और अपनी एनर्जी फिर से सिस्टम को दे देती है, पूरी की पूरी। मींस एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया क्या? ये सब हमने कल पढ़ा था। देन इन इलास्टिक में क्या होता है, बॉडी अपनी पार्शियली रिगेन करती है, पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाती, तो कुछ एनर्जी परमानेंटली डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में रह जाती है, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। देन लास्ट था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें बॉडी बिल्कुल भी रिगेन नहीं करती। समझ में आया क्या? देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने पढ़ा था, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। हेड ऑन कोलिजन मतलब जिसमें एकदम सामने से कोलिजन हो रहा हो, या तो पीछे से, बट एक ही लाइन में, जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम सेम लाइन पर होती है। समझ में आया क्या? उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन, सॉरी हेड ऑन कोलिजन। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे अभी तक वो सब कौन से किए थे, हेड ऑन। अभी हमने ऑब्लिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऑब्लिक भी पढ़ेंगे। देन ऑब्लिक कोलिजन कौन सा होता है, जिसमें एंगल पर, साइड से अगर बॉडी एक दूसरे को कोलाइड करती है किसी पर्टिकुलर किसी एंगल पर, मतलब जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कुछ एंगल होता है, एंगल जीरो नहीं होता है। समझ में आया क्या? उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कौन बताएगा, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? ई So, ratio of velocity of separation after collision in line of impact divided by velocity of approach in line of impact. अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है स्मॉल ई, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। एंड ये ई फॉर इलास्टिक कोलिजन कितना होता है? 1 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिक ई 1 है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच सेम है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आर सेम। समझ में आया? ई की वैल्यू जीरो कौन से कोलिजन के लिए होती है? फुल्ली इनइलास्टिक के लिए, हाँ फुल्ली इनइलास्टिक हाँ, कोलिजन। परफेक्टली पर इलास्टिक के लिए होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू जीरो होती है। ई जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाता है ना। तो जनरली अगर हेड ऑन कोलिजन है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के चिपक के चलती है साथ साथ। देखा है आपने, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, बट दैट इज फॉर हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाता है, जीरो, बिकॉज ई की वैल्यू जीरो होती है। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। देन ई की वैल्यू जीरो से लेके 1 के बीच में किसके लिए होती है, इनलास्टिक कोलिजन। जितना ज्यादा ई की वैल्यू होगी, 1 के जितना पास होगा, उतना ही एनर्जी का कम लॉस हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ सर। फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। सर आज आज खत्म हो जाएगा ये लेसन। ट्राई करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करो। दिस इज द क्वेश्चन। A neutron moving at a speed v
A neutron moving with a at a speed v undergoes a head-on elastic collision. क्वेश्चन में लिखा होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए कौन सा कोलिजन है. हेड ऑन कोलिजन है एंड इलास्टिक कोलिजन. अभी ऑब्लिक कोलिजन हमें पढ़ना बाकी है, अभी हेड ऑन चल रहा है. ठीक है. सो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए. एक न्यूक्लियस के साथ न्यूट्रॉन का कोलिजन हो रहा है. उस न्यूक्लियस का मास नंबर है ए. हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन. न्यूट्रॉन की मोमेंटम भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों चेंज होगी. हमने देखा था पार्टिकल्स के मोमेंटम और एनर्जी तो चेंज हो जाती है, बट टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है कि नहीं रहता है. और इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी. समझ में आया क्या? सर हाँ सुनो ना. हाँ सर वो कल जो आपने एंड में क्वेश्चन कराया था ना हैवी प्लेटफॉर्म वाला, हाँ. सर उसका जो ये था वो एक बार वापस बता सकते हो क्या सर? एक बार और बताता कि हूँ, बाकी कैसे? ये सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो. देखो कल जो क्वेश्चन किया था, जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लो. ये प्लेटफॉर्म था, है ना. ये आई गेस 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, है ना. और इसके ऊपर एक बॉल हमने ड्रॉप की 10 मीटर पर सेकंड से इस प्लेटफॉर्म पे टकराएगी. दिस इज द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक ऑन द प्लेटफॉर्म. समझ में आया? हमसे पूछा कि टकराने के बाद ये बॉल इस प्लेटफॉर्म कोलिजन के लेवल से कितना ऊपर जाएगी. क्या पूछा हमसे? कि कितना टकराने ऊपर के बाद जाएगी? ये बॉल कोलिजन लेवल से कितना ऊपर जाएगी, मतलब प्लेटफॉर्म से कितना ऊपर जाएगी. समझ में आया क्या? ये पूछा था हमसे, है ना. अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज वेरी हैवी. ये हैवी प्लेटफॉर्म है तो इसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन चेंज होगी क्या? नो. नो ये सर. बिफोर कोलिजन ये सिनेरियो है. आफ्टर कोलिजन प्लेटफॉर्म तो देखो उतने से ही जाएगा. प्लेटफॉर्म की स्पीड में कोलिजन साइला की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लेटफॉर्म तो 5 से ही जाएगा. समझ में आया? साइला बोलो बोलो. हाँ. अब हमें बॉल की स्पीड निकालनी है. मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना. इधर देख के बताओ, बिफोर कोलिजन अप्रोच कितने से हो रहा है? 15 से. एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v-5 से. हाँ सर. समझ में आया? और E इक्वल टू 1 होता है. अगर E इक्वल टू 1 था, कोलिजन कौन सा था? इलास्टिक कोलिजन. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होता है. तो v-5 इज इक्वल टू 15. तो v कितना आया था? 20 मीटर पर सेकंड. ये आया था, है ना. हाँ सर. तो हमसे पूछा है कितना ऊपर जाएगा इस लेवल, कोलिजन के बाद ही कितना ऊपर जाएगा. तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा तो हमें पता है ना कितना ऊपर. फॉर्मूला अगर इनिशियल स्पीड पता है, ग्राउंड से निकालते थे ना हम. ग्राउंड से मैंने यू की स्पीड से फेंका तो कितने ऊपर जाता था? u² अपॉन 2g. तो ये फॉर्मूला लगा दो u² अपॉन 2g वाला. u की जगह 20 पुट कर दो. समझ में आया? हाँ सर. तो ये किया था हमने कल लास्ट क्वेश्चन. अब कोई डाउट है? नो सर. सर कितने क्वेश्चंस कराया अभी तक? हाँ क्या बोल सर रहे हो? अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ तो कब तक नहीं, बस कितने ये एक ही क्वेश्चंस क्वेश्चन दिया कराए? है. ओके सर. एक ही क्वेश्चन थैंक यू दिया है सर. बस. अभी सोल्व करो ओके उसको. सर. ये क्वेश्चन सोल्व करो.
लिख लिया? हो गया? चलो सोल्व करते हैं। देखो न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होता है? 1 ना? यस सर। और एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है ए। तो मान लो न्यूट्रॉन का मास अगर मैंने माना m है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका मास होगा a इंटू एम। होगा कि नहीं होगा? a टाइम्स होगा ना इसका मास। अगर मान लो न्यूट्रॉन का मास m है, तो जो न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है a, मतलब उसमें a नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो उसका टोटल मास कितना टाइम्स होगा न्यूट्रॉन के? am a टाइम्स होगा। तो इसका मास मैंने मान लिया m, तो इसका मानूंगा am। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया चीज सबको? यस सर। हाँ, अब देखो, अब ये कितने से चल रहा है? v से इस न्यूट्रॉन चल रहा है। अंडरगोज ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a। ये न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है a, तो इसका मास हो गया m। ये रेस्ट पर है, इसकी स्पीड 0 है। आफ्टर कोलिजन मान लो ये v1 से चल रहा है और ये v2 से। ठीक है, आफ्टर कोलिजन मान लो ये v1 से चल रहा है और ये v2 से चल रहा है। समझ में आया क्या? ये आफ्टर कोलिजन स्पीड है। ठीक है, सो हमसे पूछा है, ये न्यूट्रॉन है, दिस इज न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियस है। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। तो हमें क्या रेशियो निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी वन स्क्वायर, और बिफोर कोलिजन क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये रेशियो निकालना है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, ये। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड है v1, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी1 स्क्वायर, और बिफोर कोलिजन स्पीड भी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये निकालना है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? कैसे सोल्व करेंगे? एक तो देखो कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ई कितना होता है? 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1, है ना? और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? v। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया क्या? देन मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। मोमेंटम तो कोई सा भी कोलिजन हो सब में कंजर्व होता है। तो क्या लिखूंगा? एम वी प्लस 0 बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम था एम वी, इसका था 0। फाइनली इसका हो जाएगा एम वी वन प्लस इसका हो जाएगा ए एम वी टू। समझ में आया क्या? समझ में आ गया तक? तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन आई, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, सॉरी, v1 प्लस av2 इज इक्वल टू v। ये इक्वेशन 2। समझ में आ गया? अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? यस सर। यस सर। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो यहां से। ठीक है, av2 प्लस v1 इज इक्वल टू v है। इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v2 कॉमन आएगा, 1 प्लस a बचेगा इज इक्वल टू 2v हो जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2v अपॉन 1 प्लस a। मुझे तो v1 की वैल्यू चाहिए, तो ये v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फिर से, तो v1 आ जाएगा। v2 कितना है इस इक्वेशन में? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, v2 की जगह पुट करो 2v अपॉन 1 प्लस a माइनस v1 इज इक्वल टू v।
तो v इधर लाओ और v1 इधर जाएगा, ठीक है। सो v1 इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस a माइनस b, एलसीएम लो तो 1 प्लस a एलसीएम आएगा, तो 2v माइनस a टाइम्स ऑफ 1 प्लस a, v से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस a, तो v माइनस ए बी, समझ में आया। तो क्या बचा 2v माइनस v बचा, इसमें से v कॉमन आएगा तो बचेगा 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, ये वैल्यू आई देखो v1, समझ में आया क्या। अब यहाँ पर पुट कर दो, इस जगह पुट कर दो। सो हाफ m से m तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये निकालना है ना हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो ये आएगा v1 का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या है इसका 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, समझ में आया। Yes, है sir. समझ में, लिखो। सो हमने क्या किया यहाँ पर, ये इलास्टिक कोलिजन है और हेड ऑन कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में ई की एक इक्वेशन लिख दी हमने, ई इक्वल टू 1, एक तो इक्वेशन हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन होती है फॉर इलास्टिक कोलिजन, 2 से काम हो गया, एक तो होती वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, एक होती मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, और एक होती काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली, समझ में आया। सो 2 इक्वेशन से काम हो गया हमारा, ठीक है। यस सर। हेलो सर। हाँ सर वो निपुण बोल रहे हैं कि लिख लिया। Done, sir. No, sir. डन, हटा दूं। We लिख लिया सबने। नो सर। हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u फॉर विच द पेंडुलम बॉब परफॉर्म्स ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन आफ्टर कोलिजन। इसमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम में बनाता हूँ।
ये एक बॉल है, ये u की स्पीड से चल रही है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, सेम मास है दोनों। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 दिया है। तो जब ये बॉल इस पे टकराएगी तो इसकी हमें मिनिमम स्पीड बतानी है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी u फॉर विच द पेंडुलम बॉब, कि उससे टकराने के बाद वो वाला पेंडुलम बॉब पूरा वर्टिकल सर्कुलर करे। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? हाँ, Yes, sir. सॉल्व करो क्वेश्चन। हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल ले लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल ले लो। पता है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होती है? मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? √5 GL. √5 GL। हुआ? सर 2/3 √5 GL। चलो देखते हैं। देखो अब बिफोर कोलिजन मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? u U है ना। अब मान लो आफ्टर कोलिजन जब ये इससे टकराएगी तो मान लो इसको स्पीड मिलेगी v2, इसको स्पीड मान लो मिलेगी v2, और जो पीछे वाली बॉल है इसकी स्पीड मान लो हो जाएगी v1। तो मुझे बताओ ये v2 कितनी होनी चाहिए मिनिमम? √5 GL, तभी तो वो सर्कल करेगा पूरा। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया? सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है आफ्टर कोलिजन? √5 GL -v1 -V. -v1। समझ में या v बोल दो, समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना। √5 GL माइनस, अब यहाँ पे E1/2 है, इसका मतलब क्या है? E इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये 1/2 है। मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। समझ में आया क्या?
So Yes. मेरा u का वैल्यू 4 इंटू √5gl डिवाइडेड बाय 3 आया है. ओके, चेक करते हैं अभी. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर पुट करो, एक इक्वेशन मिलेगी हमें 2 इंटू √5gl माइनस v1 इज इक्वल टू u. समझ में आया क्या? एक इक्वेशन तो ये आ गई. एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख लो, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है. ये कौन सा कोलिजन? इन इलास्टिक, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है. सो क्या लिखूंगा? mu इनिशियल मोमेंटम प्लस बॉब का 0 था, फाइनल हो जाएगा mv1 प्लस m इंटू v2. v2 कितना है? √5gl. m से m कैंसिल हो गया यहाँ पे. तो u की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो. u की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो. तो u की वैल्यू में पुट करूंगा 2√5gl माइनस 2v1 इज इक्वल टू v1 प्लस √5gl. समझ में आया क्या? तो यहाँ से 3v1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 2 माइनस 1 √5gl. तो v1 की वैल्यू आ गई √5gl बाई 3. बट मुझसे क्या पूछा है? u. ये पूछा है मुझसे. समझ में आया? तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो u की वैल्यू आ जाएगी. तो u कितना आ जाएगा? v1 मतलब √5gl, हाँ लाइव आया तो सही है, प्लस √5gl. तो कितना आया? 4/3 √5gl. आया समझ में? Yes, तो फिर से मैं बार बार समझा रहा हूँ, दो इक्वेशन हमेशा बनती है. एक तो ये वाली इस फॉर्मूले से E की वैल्यू पुट करो, तो एक इक्वेशन तो देखो ये बन गई, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन वाली. समझ में आया? दो इक्वेशन को सोल्व करो, हमेशा आंसर आ जाएगा कोलिजन में. ठीक है? आया समझ में सबको? yes, sir. लिखो. हो गया? हटा दूं? नो सर. देखो, Yes, sir. हटा दूं? सर पिछला क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्या? हुआ है. सोल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है ये?
ball of mass m collides with the wall at an angle 45 degree, find the angle of reflection. देखो डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम भी गिवन है इसके साथ। ये वॉल है, ये वॉल है, एक बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, v की स्पीड से इससे टकराती है, ठीक है, मैंने माना है v की स्पीड से टकराती है एट एंगल 45 डिग्री, ये वॉल है। यहाँ पर E इक्वल टू है 1/2। अब हमसे पूछा है कि ये 45 डिग्री इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये कितने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर जाएगी ये हमें बताना है। समझ में आया क्या? सोल्व करोगे या मैं बताऊं? सर सर ट्राई करने दो। ट्राई करो। ये ओब्लिक कोलिजन है या हेड ऑन कोलिजन है? ओब्लिक। ओब्लिक। ऑब्लिक को है। इसमें लाइन ऑफ मोशन तो ये वाली है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला है, बताया था ना मैंने। अगर किसी को लग रहा है 45 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो नहीं, वो कब होगा मैं बताऊंगा अभी। E is equal to 1 पे होगा ना सर? E is इक्वल equal to 1 पर होगा। वेरी गुड। देखो सब लोग, देखो जब इसका कोलिजन होगा तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट लो, इसके कंपोनेंट लो। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो x में इसकी वेलोसिटी कितनी है v/√2 और y में कितनी है v/√2, है कि नहीं है? तो जब कोलिजन हुआ इसका तो y में v/√2 से टकराया है और x में v/√2 से। समझ में आया? देन आफ्टर कोलिजन बताओ Yes, कौन sir. सी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, x में या y में? Y. y में, क्योंकि फोर्स तो y में लग रहा है ना, तो इसका x कंपोनेंट तो v/√2 ही रहेगा, इसका x कंपोनेंट तो v/√2 ही रहेगा। समझ में आया क्या? अब y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ आफ्टर कोलिजन, ऊपर वाला v/√2। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v/√2 रहेगा क्या? नहीं मैंने नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर कोई बॉडी u से आती है तो कितने से जाती है? eu से। u से टकराती है तो ऊपर कितने से जाती है? eu से। कल पढ़ाया था ना, u से टकराती है तो eu से ऊपर जाती है। याद है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में काम में आता है फिर। यस सर। यहाँ पर E1 थोड़ा ना है कि नीचे भी v/√2 से टकराई तो ऊपर भी v/√2 से जाएगी। E इक्वल टू 1 होता है तब ऐसा होता है, तो यहाँ पर कितने से जाएगी? v/√2 इंटू 1/2। समझ में आया क्या? Yes, sir. E इंटू यू से। ये कौन से कंपोनेंट में चेंज हुई वेलोसिटी? बस ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो कंसेप्ट है, किस में लगाना है? एक्स में नहीं लगाना है इसको, किस में लगाना है? जिस डायरेक्शन में कुछ लग रहा है वाई में लगाना है। समझ में आया? अगर वॉल इधर होती ऐसे टकराता तो फिर एक्स में लगाते। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. वो तो वॉल पे डिपेंड करता है, नॉर्मल जिधर इम्पैक्ट हो रहा है उसके अलोंग लगाना है ये कंसेप्ट।
हम वेलोसिटी ऑफ ई की इक्वेशन जो होती है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो किस लाइन के अलोंग लगाते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाते हैं ना। तो इसलिए इसको हमेशा इस मेथड को, ये वही तो इक्वेशन है, किसके अलोंग लगाना है हमेशा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब वो सरफेस ऐसी होती तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली होती, तो बॉल ऐसे आती मान लो, तो ऐसे जाती, तो आप किस लाइन के अलोंग लगाते हैं? कौन से कंपोनेंट पे लगाते हैं? एक्स वाले, X axis. एक्स वाला है ना, ये वाई वाला, ये एक्स वाला। तो यही कंसेप्ट आप किस में लगाते फिर? यू से आ रही है तो यू से जाती, वो किस में लगाते हैं उस केस में? समझ में आया क्या? तो अब हमें यहाँ पर एंगल बताना है। तो एंगल ये इसका वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, तो बीच में कहीं जा रही है इस तरफ, तो ये एंगल बताना है हमें। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर लिख देता हूँ उसको। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टेन आर। टेन आर इज ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, तो v/√2 अपॉन 1/2 इंटू v/√2। v/√2 से v/√2 कैंसिल, 1/2 का इनवर्स 2 हो जाएगा। तो आर आंसर कितना है? 10 इनवर्स ऑफ 2। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. अगर मान लो E इक्वल टू 1 होता तो ये U से टकराती और U से ही जाती, तो ये वाला कंपोनेंट भी v/√2 होता, तो एंगल कितना आता? 45. 45 डिग्री। उस केस में 45 डिग्री होता। अगर मान लो, रुको अभी एक साथ निकलना, अगर E इक्वल टू 0 होता तो जाता ही नहीं, चिपक रुक जाती क्या जाता। बॉल चिपक हाँ, जाती या फिर एक्स में चलती रहती? X में चलती। एक्स में चलती रहती। एक्स की कंपोनेंट थोड़ा ना चेंज होगी। हाँ, समझ में आया क्या? मतलब उस केस में क्या होता है, जैसे ये बॉल आई, फिर इसके बाद ये इधर ही चलती रहती है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. अगर आप E इक्वल टू 0 तो जो बॉल U से आएगी वो ऊपर जाएगी ही नहीं, उसकी वेलोसिटी वाई वाला 0 हो जाएगा, फिर ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ऊपर वाला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट 0 होता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि परफेक्ट E इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, अगर कोई को ये कंसेप्ट है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज चिपक जाती है, तो ऐसा नहीं है। देखो इसमें चिपकेगी क्या? इसमें तो चल रही है ना वो। यस सर। ऐसा कब होता है? अगर हेड ऑन कोलिजन होता तो चिपक जाती। अगर तुम बॉल को ऊपर से गिराते ऐसे तो फिर वो चिपक जाती, बट तुमने एंगल पे गिराया तो चिपकी नहीं वो। उसका एक्स कंपोनेंट भी है, वो थोड़ा ना 0 होगा, तो वो तो इधर जाएगी फिर। जैसे हम बॉलिंग करते हैं ना, तो ऐसे गिराते हैं तो वो चिपकती है कि सीधे जाती है एकदम स्लाइड होते हुए? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes. लिख लो। तो E के ऊपर डिपेंड करता है कितना एंगल होगा। अगर E 0 है तो एंगल होगा 90 डिग्री। अगर E 1 होता तो एंगल होता 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाता। यहाँ पर मैं 45 ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, R इक्वल टू आई हो जाता अगर E इक्वल टू 1 होता है। E इक्वल टू 0 होता है तो R हमेशा 90 डिग्री होता है। समझ में आया? यस। लिखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तब होगा जब इलास्टिक कोलिजन हो E1। हटा दूं? नो सर। Done, sir. डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एज ए प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, एट एंगल 37 डिग्री। ठीक है, तो तुमने देखा होगा जब भी हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह जाती है। मान लो यहाँ रुक जाती है क्या, कि इसके बाद एक बार उड़ जाती है? बताओ क्या होता है? एक बार और जाती है। एक बार या बार बार जाती है? ऐसे बार बार जाती है ना? हाँ सर। समझ में आया? तो हमसे पूछा ये R2 निकालो। R2 क्या है? R2 R3 ये सब निकाल सकते हैं। फाइंड R2। R1 इज दिस, ये फर्स्ट रेंज है। फर्स्ट रेंज निकालना सबको आती है ना? तुम्हें सेकंड रेंज निकालनी है। यहाँ पर E की वैल्यू गिवन है, E इक्वल टू है 1/2। जब वो बॉल आएगी तो वहां पे कोलिजन जो होगा वो उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/2, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन। फाइंड R2। R2 R3 फिर सब निकालना बताऊंगा, पहले R2 निकालना। सोल्व कर रहे हो मैं बताऊं? वेट सर। चलो देखो, सब देखो प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट लेते हैं इनकी वेलोसिटी के। बताओ एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है? हाँ, अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? 80 60 100 cos 37, cos 37 मतलब 4/5, ये 80 आएगा और ये 60 आएगा। अब हमें पता है ये बॉल जितने से हम फेंकते हैं उतनी से ही स्पीड से वापस भी आती है। जितने से हम थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल में उतने से आती है ना। मतलब जब यहाँ पर कोलिजन होगा, सबको पता है ना ये दो? यस सर। जब यहाँ कोलिजन होगा तो इस बॉल के कंपोनेंट्स एक्स में और वाई में वही होंगे जो इनिशियल थे। एक्स में होगा 60 और वाई में होगा 80। होगा कि नहीं होगा? सॉरी उल्टा बोला मैंने, वाई में होगा 60 और एक्स में होगा 80, क्योंकि इसकी स्पीड ये 100 से आ रही है ना इधर। समझ में आया? यहाँ से प्रोजेक्टाइल करते हुए समझ में आया क्या? अब यहाँ पर E इक्वल टू 1/2 है, तो बताओ आफ्टर कोलिजन ये कितने से वापस जाएगी? 30 ऊपर वाला हो जाएगा 30 और ये वाला हो जाएगा 80। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। मतलब हमें मिल गई इसकी इनिशियल स्पीड। ये वापस जब जाएगी यहाँ पर तो ये आ जाएगा 30 और ये तो 80 ही रहेगा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बताओ क्या ये 80 और ये 15 रहेगा? हाँ, यस सर। यहाँ पर बताओ क्या ये 80 और ये 7.5 रहेगा? हाँ
हर टाइम e 1/2 है तो हर टाइम स्पीड वर्टिकल वाली 1/2 से कम होती जाएगी। अब हम अब रेंज के हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब बता सकते हैं। रेंज क्या होता है देखो, रेंज का ये फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 2ux uy/g, याद है कि नहीं याद है? रेंज होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy/g होता है कि नहीं होता है? यस तो सब सारी निकाल लो। R1 कितना आएगा? 2 इंटू 80 इंटू 60/10 कितना आएगा? 960 मीटर, है ना? R2 कितना आएगा? 2 इंटू 80 इंटू 30/10, ये 480 मीटर आएगा। समझ में आया क्या? यस सर बताओ R3 कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ। 240 मीटर आएगा क्या? यस सर R4 कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ। 120 मीटर आएगा क्या? 1 R5 कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ। 60 मीटर आएगा क्या? R6 बताओ डायरेक्ट कितना आएगा? 30 मीटर। 30 हर बार ये y कंपोनेंट 1/2 हाफ हो रहा है, तो रेंज भी अगली वाली रेंज हर बार हाफ होती जाएगी। यस समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस सर। मान लो e की वैल्यू 1/3 होता है, उस केस में क्या होता? हर बार रेंज 1/3 होती। समझ में आया? क्योंकि हर बार वर्टिकल स्पीड ये 30 की जगह 20 हो जाती उस केस में, तो 60 से 20 हो जाती, फिर 20 से 20/3 हो जाती वर्टिकल स्पीड। तो रेंज भी हर टाइम, मतलब रेंज अगर मैं तुमसे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो हर टाइम रेंज कितने टाइम्स कम हो जाती है? अरे 1/e टाइम्स हो जाती है ना। हाँ, हाँ सर। ये क्या? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कुछ बोला तो करो बीच बीच में। यस सर नहीं समझ में आया क्या समझाया मैंने? ऐसे ही अगर मैं पूछूं नो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है यार? तुम्हें पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, कुछ नहीं बोलते तुम तो। 2uy/g, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy/g। तो स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट t1 बताओ। 2 इंटू 60/10, 12 सेकेंड। t2 बताओ। 2 इंटू 30/10, 6 6 सेकेंड। सेकंड अगला कितना हो जाएगा? 3 3 3। उसके अगला 1.5 1.5 समझ में आ रहा है कि ये सब e की वजह से हो रहा है? e की वैल्यू चेंज कर दूं तो भी ये आंसर आएगा क्या? नो नो सर। आया सुन में, लिखो। हटा दूं? यस सर अब लिखो ऑब्लिक कोलिजन। वेट ऑब्लिक कोलिजन हटा दूं? ऑब्लिक कोलिजन में हमने वॉल वाले किए थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, वो सब सिंपल था, ठीक है।
अब इसमें और वेराइटीज देखते हैं। ऑब्लिक कोलिजन कैसे सोल्व करते हैं, देखो कुछ नहीं, सब सेम है पूरा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि अलग से पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, सब कुछ सेम रहेगा। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं बस। ठीक है, लिखो ऑब्लिक कोलिजन। सर ये लास्ट पार्ट है क्या? इसके बाद एक और टॉपिक है वेरिएबल मास। इसके सर बाद आप क्या टाइम तक छोड़ सकते हो? देखते हैं। लिखा सबने ऑब्लिक कोलिजन। अब देखो टाइम वगैरह बार बार मत पूछा करो यार, जब तक टॉपिक चल रहा है तब तक ही छोड़ूंगा मैं। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन। अब देखो ऑब्लिक कोलिजन में मैंने पहले भी बताया था, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों एंगल पे होते हैं, अलग अलग, एक ही लाइन पे नहीं होते। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, मान लो वो इधर से चल रहा है ऐसे u1 की स्पीड से, है ना, और एक इधर से कहीं से साइड से कोई आ रहा है। जैसे एक्सीडेंट भी देखा, अगर आप इमेजिन करो तो दो तरह से होते हैं, एक तो एकदम सामने से होते हैं और कभी कभी एक कार इधर से आ रही है, एक कार ऐसे ऐसे साइड से टकरा जाती है, ऐसे होता है ना, तो दैट इज ऑब्लिक Yes, कोलिजन। sir. ठीक है, सो एक ही दूसरा ऑब्जेक्ट है, वैसे ही समझो इसको। ये आ रहा है u2 की स्पीड से। ठीक है, मान लो इसका ये एंगल है थीटा। अब इनका आगे कहीं ना कहीं कोलिजन होगा, है ना, जैसे मान लो यहाँ कोलिजन हो ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ मोशन तो बना दी मैंने, दोनों की लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो, ये सेंटर, ये सेंटर, तो इस पर नॉर्मल इस लाइन के अलोंग लगेगा, है ना। Yes, sir. तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा और इस पे नॉर्मल इधर लगेगा। तो मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उससे एंगल पर फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी बताओ। Yes, sir. ये पहले ये ऐसे जा रही थी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था। ठीक है, इस पे फोर्स इधर लगाइए तो ये थोड़ा इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, अभी इधर जाने लग जाएगा, मान लो ये इधर जाने लग गया। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये इधर जाने लग गया, मान लो v1 की स्पीड से। समझ में आया क्या? मान लो ये Yes, एंगल sir. पे, ये एंगल पे गया θ1 एंगल पर, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस से कितने पर गया, θ1 एंगल पर। अब ये इधर जा रही थी कार, उस पे फोर्स उधर लगा, उस तरफ लगा, तो ये इधर जाने लगी होगी। मान लो ये एंगल θ2 पर जाने लगी, ये वाला ऑब्जेक्ट। ये एंगल है θ2 और ये मान लो ये जा रहा है v2 की स्पीड। समझ में आया? हाँ, पहले भी हमें u1 Yes. u2 v1 v2 गिवन होता था, बट ये एंगल नहीं होते थे क्योंकि पहले एक ही लाइन में होते थे कोलिजन। समझ में आया? इस बार एंगल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेम मोमेंटम तो कंजर्व है ही सही ना, कि नहीं है? कोई सा भी हाँ, कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर मोमेंटम की दो इक्वेशन मिल जाएगी हमें, कैसे? एक तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस में हम कंपोनेंट लेके मोमेंटम लिख देंगे। सो अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो अब ये क्वेश्चन में ऐसे करना है, मैं ये फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कुछ भी, मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे सोल्व करना है। तो अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन
बताओ मोमेंटम इसका कितना, मेरे साथ बोलो mu1 m1u1, समझ में आया क्या? जैसे ही नहीं यस समझ में आया बोल देना, ठीक है। प्लस इसका कितना है एक्स एक्सिस में, इसके कंपोनेंट लेंगे हम। m2u2 cos theta. हाँ यहाँ पे कंपोनेंट लेके बताऊं या फिर डायरेक्ट लिख दूं? ये कंपोनेंट आएगा ना, एक ही आएगा और एक ही हाँ आएगा, सर। समझ यस में आया? तो x वाला कंपोनेंट बिफोर Yes, sir. कोलिजन कितना आएगा, m2u2 cos थीटा, समझ में आया? इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो इसके भी इधर भी कंपोनेंट होगा, x में भी और y में भी, दोनों में होगा। x में भी होगा और इसका y में भी होगा, वैसे इसका x में भी होगा और y में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यस है क्या? तो x में क्या कंपोनेंट होगा इसका, m1 का। ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा 1 है ना, तो कितना होगा m1v1 cos थीटा 1, समझ में आया? यस सर हाँ सर। प्लस m2 का कितना होगा, m2v2 cos थीटा 2, समझ में आया क्या? यस सर Yes. यस सर। वैसे ही अलोंग y एक्सिस भी लिख सकते हैं, मोमेंटम दोनों एक्सिस में कंजर्व है, y में भी और x में भी। ये इसको हम टॉप से देख रहे हैं, ये हवा में नहीं आ रही थी बॉल, ये टॉप से देख रहे हैं हम, समझ में आया? मतलब ग्राउंड पे हो रहा है, एक बॉल ऐसे आ रही है और एक इधर से आ रही है, इसको हम टॉप से देख रहे हैं। तो x और y एक्सिस दोनों ग्राउंड पर है, x एक्सिस ऐसे और y एक्सिस ऐसे, ठीक है। सो अलोंग y एक्सिस, यस अब देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, समझ में आया क्या? y एक्सिस में दो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। तो नीचे वाले को मैं प्लस मान लूं क्या, क्या फर्क पड़ता है? वरना दो बार माइनस लिखना पड़ेगा, आया समझ में? नीचे वाले को प्लस यस मान लो, सर। ऊपर वाले को माइनस, एक ही बात है। तो इसका कंपोनेंट y में कितना होगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल में लिखूंगा, तो p इनिशियल कितना है, m2 u2 साइन थीटा, और इसका तो y कंपोनेंट है ही नहीं, m1 का जीरो है इसका, तो इसको लिख दो जीरो प्लस, समझ में आया? अरे बोलो ना, समझ में हाँ आया तक? सर। इस केस में नहीं हो सकता है, वो भी एंगल पे आ रही हो तो उसका भी y कंपोनेंट लेना पड़ता है, इस जो मैंने ड्रॉ किया उसमें y कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। देन फाइनली दोनों के y कंपोनेंट लिखना है, तो m1 का नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव माना है, तो m1 v1 साइन थीटा 1, और उसका ऊपर की तरफ अब वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, ये दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। और वेलोसिटी ई वाली इक्वेशन तो होती है, उसके अलावा सब लिखना आ गया, बस मोमेंटम कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। ये इक्वेशन लिखो, सोल्व हो जाएगा। ऐसे लिखना ऑब्लिक कोलिजन में, ऐसे क्वेश्चन में दूंगा, ऐसे करना है सबको, समझ में आया? यस सर यस सर। अच्छा, ये जो थीटा 1 यहाँ पर ये देखो, ये थीटा 1 और थीटा 2, इन दोनों के सम को बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। कितने कोलिजन के बाद वो कितने एंगल पर जा रही है, कोलिजन हुआ यहाँ से ऐसे साइड से, कितने एंगल पर डाइवर्ज हो गई, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना है, तो आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकाल के बताना है। सर वो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? ये इक्वेशन सोल्व करो ना। अच्छा सर। बता दूं? नो No, sir. लिखो। डन सर
लखन? No, sir. Yes, sir. No, sir. हटा दो। Wait. Yes, sir. No, sir. Done, sir. समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? एक और इसमें टर्मिनोलॉजी होती है जो क्वेश्चन में कभी कभी काम में आ जाती है, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है देखो, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? जैसे मान लो ये एक बॉल इधर जा रही है u1 की स्पीड से, और ये बॉल इधर जा रही है u2 की स्पीड से। हाँ, मान लो इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। एक ग्राउंड पर चल रही है, हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ठीक है? तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इससे क्या करना है हमें, इससे क्या लेना देना है? इसका सिंबल होता है रो। देखो फॉर कोलिजन मुझे बताओ इस रो की वैल्यू इम्पैक्ट पैरामीटर क्या r1 प्लस r2 से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? इट शुड बी r1 प्लस लेसर देन r1 प्लस r2 और ग्रेटर देन r1 प्लस r2। बताओ क्या होना चाहिए अगर इनमें कोलिजन हो? कब होगा इनमें कोलिजन? सिंपल क्वेश्चन है, देख के बताओ जल्दी से। So greater than R1 plus R2. मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा फिर तो, अगर उससे ज्यादा है तो ये बताओ इनमें कोलिजन होगा क्या? नहीं। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर, इनके बीच की डिस्टेंस r1 प्लस r2 से ज्यादा है, तो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। समझ में आया क्या? कोलिजन के लिए। सो फॉर कोलिजन ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर, जैसे दो एक बॉल इधर से जा रही है और एक पीछे एक ऐसे आ रही है पीछे से, तो अगर इनका इम्पैक्ट पैरामीटर इनकी रेडियस के सम से ज्यादा हुआ तो ये साइड से निकल जाएगी उससे, बट कम है तो ऐसे टकराएगी। और कौन सा कोलिजन होगा? ये कौन सा कोलिजन होगा बताओ? ऑब्लिक। ऑब्लिक होगा। समझ में आया क्या? अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो सर है तो हेड पैरामीटर ऑन कोलिजन होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर जीरो है तो कौन सा कोलिजन होगा? हेड ऑन। हेड ऑन। समझ में आया? और मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो सकता है? r1 प्लस r2। अगर उसके इक्वल भी हुआ तो साइड से निकलेगी एग्जैक्ट, जस्ट हो सकता है टच ना करे, तो r1 प्लस r2 से कम ही होना चाहिए थोड़ा सा, तो कोलिजन हो जाएगा। समझ में सर आया? और मिनिमम R1 माइनस R2 होता है क्या? मिनिमम मिनिमम तो जीरो होगा ना। ये डिस्टेंस मिनिमम कितनी हो सकती है? ये दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएगी, वो मिनिमम है। समझ में आया? हाँ सर। सर पैरामीटर मतलब क्या होता है? अरे नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर है, ठीक है?
उसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। ये पैरामीटर ये बताता है आपको कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस कोलिजन का पैरामीटर है। समझ में आया? इम्पैक्ट, नाम सुनिए, इम्पैक्ट पैरामीटर, मतलब इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा ये बताएगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। लिखो। हटा दूं? नो सर, लिखना है। हो गया? नो सर। लिखो। Done, sir. डन। नो सर। सॉल्व करो। चलो पहले लिख लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया? यस सर। यस सर। सर पूरा सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस देन R1 प्लस R2। इसका मतलब समझ में आया? हाँ सर, कोलिजन होगा, मतलब कोलिजन होगा। ऑब्लिक कोलिजन। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है? एंग डाइवर्जेंस एंगल बताया था ना मैंने। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल? tan r हाँ थीटा हाँ, इज इक्वल सॉल्व टू करो। tan r माइनस। सर एंगल ऑफ सर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आपने बताया क्या? हाँ, एंगल डाइवर्जेंस एंगल का मतलब होता है ये जो θ1 प्लस θ2 वो दोनों एंगल का सम। सर उसके लिए कौन सा फॉर्मूला नहीं है ना, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करके निकालने का है ना? सॉल्व करो ना, मोमेंटम कंजर्व करो। धर्मेंद्र, माइक बंद कर। माइक ऑफ कर लो सब लोग। चलो देखो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। ऑब्लिक कोलिजन है, देखो डाइवर्जेंस एंगल पूछा है मतलब ऑब्लिक कोलिजन है। देखो एक बॉल तो रेस्ट पर है जिसकी रेडियस है R2, है ना। ए बॉल रेडियस R1 स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ सेम मास। दोनों का मास सेम है, एक ये वाली बॉल है। दोनों का सेम मास है, ये रेस्ट पर थी और ये वाली बॉल इस तरफ आ रही है। मान लो u की स्पीड से आ रही है, तो इसका यहाँ पर कोलिजन होगा, होगा कि नहीं होगा? यस समझ में सर। आया क्या? यहाँ पर कोलिजन हाँ होगा ना सर। इसका। अरे ये वाली Yes, बॉल sir. तो ये ऐसे रखी हुई है इस लाइन के लोग,
और ये वाली बॉल इस लाइन पर आ रही है, इसमें गिवन है ये इम्पैक्ट पैरामीटर इनकी रेडियस से कम है, दोनों के रेडियस के सम से, तो कोलिजन होगा। तो कहां पर कोलिजन होगा, वो तो रखी हुई है तो वो तो वहीं के वहीं रहेगी, यहाँ ये साइड से टकराएगी, ये से साइड से टकराएगी, दोनों का मास सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल किस लाइन के लॉन्ग लगेगा, इम्पैक्ट किस लाइन के लॉन्ग होगा, ये सेंटर, सेंटर से सेंटर होता है हमेशा, तो मिला लो सेंटर से सेंटर, तो इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो ये तो रेस्ट पर थी तो ये तो इधर ही चली जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर। जो बॉडी रेस्ट पर है वो तो उधर ही जाएगी ना जिस जिस तरफ फोर्स लग रहा है, समझ में आया? मान लो ये v1 की स्पीड से चली गई 8 एंगल θ1 और इस पर फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर जा रही थी, ये बॉल इधर जा रही थी, उस पर फोर्स ऐसे लगा साइड से, तो वो थोड़ी उधर चली जाएगी, तो मान लो ये बॉल इधर चली गई v2 की स्पीड से 8 एंगल θ2। हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में आपने बताया था कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और दो बॉडीज का मास सेम है तो वो हाँ, लोग वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये केस में वैसा नहीं वो होगा? हेड ऑन कोलिजन था, वो हेड ऑन कोलिजन के लिए था, ओके, दिस इज नॉट हेड ऑन, समझ में आया? यस सर। सो ये v1 से चली गई और ये v2 से चली गई, समझ में आया? बाद में क्या हुआ, एक बॉल इधर चली गई v1 से, जिस तरफ नॉर्मल लगा उसी तरफ, और एक पर नॉर्मल एंगल पर लगा, ऐसे लगा नॉर्मल, वो इधर जा रही थी, तो उस पर नॉर्मल ऐसे लगेगा तो वो थोड़ा इधर चली गई, समझ में आया? तो हमें θ1 प्लस θ2 ही तो बताना है हमें, दिस इज एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, θ1 प्लस θ2। तो इसमें क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे और इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, समझ में आया क्या? तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो यहाँ पर दो एक्सिस के अलोंग करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम कितना mu, और उस वाली बॉल का तो 0 था, समझ में आया? यस सर। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है, तो दोनों का फाइनल मोमेंटम m, एक का होगा mv1 cos θ1, दूसरे का होगा mv2 cos θ2, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो m से m कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन आई 1। फिर अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम 0 था, है ना? फिर बाद में एक ऊपर चली गई एक नीचे चली गई, ठीक है? तो बाद में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? माइनस mv1 sin θ1 प्लस हाँ mv2 sin θ2। हाँ, तो ऊपर अब किसी को भी प्लस मान लो किसी को माइनस मान लेते, क्योंकि एक एक ही है, तो ऊपर प्लस मान लेते नीचे माइनस मान लेते, ठीक है? तो ऊपर वाले का क्या होगा, या भी नीचे प्लस मान लो, एम v1 वाले को प्लस मान लो, तो mv1 sin θ1 माइनस mv2 sin θ2, या m से m कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन 2 आई, समझ में आया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोमेंटम कैसे लिखते हैं? हाँ सर। हाँ, अब देखो ये कोलिजन जो हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन भी है, मतलब इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं। एक और इक्वेशन क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने, θ1 θ2, है ना, और ये v1 v2, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, तो मैं एक इक्वेशन ये और लिखता हूँ, फिर ट्राई करेंगे सोल्व करेंगे सभी इक्वेशन को। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, हाफ mu², समझ में आया क्या? यस सर। आफ्टर कोलिजन कितनी हो गई, हाफ mv1² प्लस हाफ mv2², हाफ
हाफ हाफ कैंसिल, एम 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 कैंसिल, तो यहाँ से आया यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड। समझ में आया? यस सर। अब देखो इन तीनों को सोल्व करके मुझे थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर देखो इन इक्वेशन वन में और टू में कोस थीटा साइन थीटा दोनों आ रहे हैं, तो जब भी ऐसे आते हैं इनको एलिमिनेट करना हो या कुछ इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमेशा स्क्वायर करके ऐड करते हैं जनरली, मैथमेटिक्स में तुमने किया होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आया क्या? यस सर। उससे क्या होगा फिर, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, देखना। फर्स्ट का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर, और इधर जीरो का स्क्वायर करूंगा तो इधर मिलेगा जीरो, इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, वी वन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टू प्लस टू वी वन वी टू कोस थीटा वन कोस थीटा टू। समझ में आया? अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, ऐड कर रहा हूँ ना, आर एच एस का स्क्वायर प्लस एल एच एस का स्क्वायर, दोनों को दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इधर क्या मिलेगा, वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू माइनस टू वी वन वी टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। अब देखो यहाँ इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें ये और ये दोनों में से वी वन स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वो वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी वन स्क्वायर, है ना। फिर देखो इसमें और इसमें मैं वी टू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो फिर ब्रैकेट में वन बचेगा, तो क्या बचा, वी टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब लास्ट में क्या बचा, ये टू वी वन वी टू कोस थीटा वन कोस थीटा टू माइनस टू वी वन वी टू कोस थीटा साइन थीटा वन साइन थीटा टू। इसमें से मैं टू वी वन वी टू कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा कोस थीटा वन कोस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। प्लस नहीं, हाँ प्लस का होता है, माइनस आ रहा है ना, तो ये क्या बचेगा, कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा टू। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन में देखो, ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर था, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से देखो कोस थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू आया जीरो, मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू कितना आएगा, पाई बाई टू या 90 डिग्री। आएगा समझ में? मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और ये रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट टिक करना है। क्या क्या याद रखना है आपको इसमें, कि जब भी ऑब्लिक कोलिजन हो, इलास्टिक हो, समझ में आया, तो फाइनल एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हमेशा पाई बाई टू होता है। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन शीट में भी मिलेगा, ठीक है। मास भी सेम होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ, हाँ, और मास भी सेम हो, यस वेरी गुड, मास भी सेम, मास सेम हो, कोलिजन इलास्टिक हो, ठीक है, और ऑब्लिक हो, तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हमेशा पाई बाई टू होता है। अगर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस पाई बाई टू नहीं है मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है। आया क्या समझ में? यस सर। लिखो,
सर θ1 + θ2 = π/2 का कंडीशंस क्या थे? ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसमें पढ़ो क्या कोलिजन हो रहा है। एक तो मास सेम है आइडेंटिकल बॉल से, मतलब मास सेम होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और ऑब्लिक होना चाहिए, ठीक है। Done, sir. और एक बॉल रेस्ट पर होना चाहिए। डन। Yes, sir. नो सर, नो सर। लिखो लिखो। हटा दूं? यस सर। ये क्वेश्चन सोल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया? देखो a ball with a speed of 9 meter per second strikes another identical ball, identical ball मतलब same mass, at rest such that एक बॉल तो रेस्ट पर है, ठीक है, और एक बॉल आ रही है 9 मीटर पर सेकंड से, such that after the collision the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original line of motion। ये ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन है। इसके बाद ये इधर चली गई 30 डिग्री पर और वॉलीबॉल उधर चली गई 30 डिग्री पर। समझ में आया? ये इधर चली गई और ये वाली बॉल इधर चली गई, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन। बताओ ये इलास्टिक कोलिजन है क्या? कैसे बताएंगे इलास्टिक हाँ कोलिजन सर, है या नहीं है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। इसमें एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज Angle नॉट same है। θ1 + θ2 is not equal to π/2, so it is inelastic collision, है कि नहीं है? यस सर। बाकी सारी कंडीशन मिल रही है बट एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, दोनों का सेम मास है, ठीक है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं मींस ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है। इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच बॉल। अब मान लो ये v1 से जा रही है और ये v2 से जा रही है, ठीक है, तो अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व करना है। तो अलोंग x एक्सिस इनिशियल मोमेंटम, मान इसका मास m और इसका मास, दोनों का मास m आइडेंटिकल है ना, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं? 9 × m अलोंग x एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा? m v1 cos 30। समझ में आया क्या? प्लस m v2 cos 30। समझ में आया? m से m कैंसिल। ये इक्वेशन फर्स्ट। देन लिखूंगा अलोंग y एक्सिस। अब तो करना आना चाहिए ना तुम्हें, अब तो सेम क्वेश्चन है। y एक्सिस मोमेंटम लिखूंगा तो इनिशियल 0 था, है ना,
यस सर। फाइनल एक का ऊपर है प्लस और एक का माइनस, नीचे माइनस, कोई भी प्लस और एक माइनस लिख दो, तो क्या लिखोगे, m v1 sin 30 माइनस m v2 sin 30। m और sin 30 जीरो कैंसिल में चले जाएंगे, मतलब v1 इक्वल टू v2 है। दोनों की स्पीड सेम है, मतलब मैं दोनों की स्पीड को v लिख दूं, दोनों के इक्वल है तो v लिख दूं, तो यहाँ पे v1 v2 की जगह v लिख दूंगा, तो 9 इज इक्वल टू क्या बचेगा, v 2v cos 30। समझ में आया? तो 9 इज इक्वल टू 2v इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो v कितना आया, 9/√3। आया समझ में? यस सर। लिखो। लिख लिया? नो सर। डन सर। नो सर। लिखो लिखो। हटा दूं? नो सर। अब लास्ट टॉपिक लिखो चैप्टर का, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम। सर आज लेसन खत्म हो जाएगा? वेरिएबल मास सिस्टम। सर वाई एक्सिस वाला लिखना था। खुद से कर लो, अब इतना तो खुद से आना चाहिए ना क्वेश्चन, मैंने करके बता दिया आपको, बिना देखे नहीं कर सकते हो। मेरे सर, बिना भी तुम्हें आना चाहिए था। हाँ उसके सर। टेस्ट कब तक करोगे, खुद से भी करो एक बार, ठीक है। वेरिएबल मास सिस्टम ये क्या होता है, देखो वेरिएबल मास सिस्टम। देखो अभी तक हमने जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन किए उनमें मास कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता? कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसका मास कभी चेंज हुआ है क्या? नो सर। हाँ, जैसे मान लो हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पढ़ा था हमने, एंड P इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है। तो हमने P की जगह लिखा था mv, यहाँ पर m को क्या माना था, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इसको हमने लिखा था m इंटू dv/dt, फिर इससे आया था m, dv/dt होता है a। यहाँ पे मास को हमने कांस्टेंट माना था ना। मान लो मास कांस्टेंट ना हो तो तो फिर ये फॉर्मूला आएगा क्या F इज इक्वल टू ma वाला? नो सर। तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा, अगर मास को, तो मास का भी डिफरेंशिएशन होगा,
तो एक बार तो आएगा डी वी डी एम बाई डी टी प्लस एक आएगा एम डी वी बाई डी टी, ये फॉर्मूला बनेगा फिर उस केस में। समझ में आया? मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है अगर मास कांस्टेंट ना हो तो ये फोर्स है, जैसे वैसे ये भी एक फोर्स है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है अगर मास कांस्टेंट ना हो, वो हम देखने वाले। समझ में आया क्या? अगर मास कांस्टेंट ना हो, पहले मास कांस्टेंट होता था हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे, v का डिफरेंशिएशन लिखते थे dv बाई dt, तो f इज इक्वल टू a में आ जाता था। बट अगर मास कांस्टेंट ना हो तो मास का भी डिफरेंशिएशन होगा ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, mv का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार m को लिखेंगे v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt प्लस फिर एक बार v को लिखेंगे और m का डिफरेंशिएशन dm बाई dt। दिस इज फोर्स। समझ में आया क्या? तो देखो एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा है ना यहाँ पे। हाँ, इसी फोर्स को यार, हाँ बोल दिया करो, इसी फोर्स को डिस्कस हाँ, करेंगे यहाँ पर। तुमने देखा होगा रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, देखा है क्या? क्या रॉकेट का मास कांस्टेंट रहता है क्या? रॉकेट प्रोपल्शन, नो सर। उसका मास जैसे जैसे ऊपर जाता है कम होता जाता है, उसमें से मास डिटेच होता है, डिटेच मतलब उसमें से निकलता है, देखा है? उसके अंदर फ्यूल भरते हैं हम, उस फ्यूल को बर्न करते हैं, फिर वो फ्यूल गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है, तो उसका मास कम होता है कि नहीं होता है? रॉकेट का मास, अगर मान लो रॉकेट पर तुम फॉर्मूला लगाओ सेकंड लो, तो F इक्वल टू एम ए में, एम कांस्टेंट है क्या रॉकेट का? नो सर। नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। समझ में आया क्या? जिसमें क्या होता है कि मास चेंज होता रहता है। तो जैसे रॉकेट में से गैसेस निकलती है तो ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, जो अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा फोर्स। समझ में आया क्या? गैसेस नीचे इजेक्ट होती है और फोर्स उसके अपोजिट ऊपर लगता है, उस फोर्स से रॉकेट ऊपर जाता है कि नहीं जाता? कि रॉकेट को हम हाथ से थ्रो करते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूँ वैसे रॉकेट को भी थ्रो करते हैं क्या ऊपर जाने के लिए? नो सर। नहीं। तो उसमें क्या सिस्टम यूज करते हैं? वेरिएबल मास सिस्टम। उसमें से मास इजेक्ट होता है, उसके बदले में एक और फोर्स लगता है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, कि रॉकेट में से गैसेस नीचे निकल रही है, उस गैसेस के अपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है, वो ऊपर जाता है रॉकेट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। और इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? वेरिएबल मास सिस्टम। समझ में आया? तो जनरली क्या होता है, इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये एम मास का, ये मान लो वी नोट की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और साथ में इसका मास भी निकलते जा रहा है इसमें से पीछे। मान लो एट एनी टाइम इसमें से डीएम मास निकला, कितना निकला? डीएम। तो इसका मास कितना बचा अभी? एम माइनस डीएम, ये बचा ना? यस सर। मान लो इसमें से डीएम मास निकला, तो इससे क्या होगा, जब ये डीएम मास निकलेगा तो इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। जैसे इसमें से चलती हुई बॉडी में से डीएम मास निकला, तो इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, उससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी, वी नोट से वी नोट प्लस डीवी हो गई। समझ में आया क्या? यस सर। ये क्यों बढ़ी स्पीड? मैंने अलग से कोई फोर्स लगाया क्या बाहर से? नो। ये तो अपने आप ही बढ़ी ना। रॉकेट पे हम बीच बीच में जाके फोर्स लगाते हैं क्या ऊपर जाके, कि तो रुकना मत और ऊपर जा, ऐसे फोर्स लगाते हैं बीच बीच में? नो सर। नहीं, अपने आप ही उस पर थ्रस्ट लगता है, हमेशा कॉन्स्टेंटली थ्रस्ट लगता है। जब तक गैसेस निकलती जाएंगी, जब तक ये मास डीएम निकलता जाएगा, उस पे उसकी स्पीड डीवी से डीवी से बढ़ती जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। अब ये डिपेंड करता है थ्रस्ट फोर्स की, ये मास कितनी स्पीड से निकला। मान लो ये वीआर की स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड से निकलता है ये, उतना ज्यादा थ्रस्ट लगता है। एंड दिस वीआर इज with respect to m minus dm, with respect to this, इसके रिस्पेक्ट में निकली है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। समझ में आया क्या? या फिर इसको लिख लो with respect to variable mass। ये जो गैसेस की जो स्पीड मैंने वीआर लिखी है, गैस नहीं सॉरी, जो डीएम मास निकला है उसकी जो स्पीड मैंने वीआर मानी है, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं मानी। क्यों नहीं मानी अभी बताऊंगा।
विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल मास जिसका मास चेंज हो रहा है, जिसपे थ्रस्ट लग रहा है। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इसमें भी मोमेंटम कंजर्व है। इसमें मान लो जब मास ब्रेक हुआ, जब मास डिटेच हुआ ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ मास या डिटेचमेंट ऑफ मास, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कोई फोर्स लगा क्या एक्सटर्नल No, sir. ऑन सिस्टम? सो मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? समझ में आया? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल मतलब बिफोर ब्रेकिंग ऑफ मास, एंड पी फाइनल मतलब आफ्टर। पहले एक ही मास से बाद में दो मास हो गए, तो बाद में दोनों का मोमेंटम लिखूंगा अलग अलग। समझ में आया? हाँ सर। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला आता कैसे है थ्रस्ट फोर्स का वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें लास्ट में फॉर्मूला याद रखना। तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल मोमेंटम कितना था एम वी नोट, एंड फाइनल मोमेंटम कितना होगा? पहले इसका लिख देता हूँ मैं, एम माइनस डी एम इंटू वी नोट प्लस डी वी। अब बताओ इसका मोमेंटम क्या डी एम इंटू वी आर होगा क्या, छोटे वाले मास का? Yes, sir. बताओ ये सही है, सही लिखा मैंने या गलत लिखा है इसका? Wrong है sir. हाँ रॉन्ग है। गलत है वो। हम मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? इसका मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के। बट ये किसके रिस्पेक्ट में? Variable ये वेरिएबल मास, मास। वो तो मास में चलते हुए मास में से निकला ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये स्पीड यहाँ नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी डीएम मास की स्पीड। हमें क्या किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? यहाँ साइड में लिखो कि ये जो डीएम मास की जो स्पीड है वी आर, दैट इज मास ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम है, वो वेरिएबल मास के रिस्पेक्ट में हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वी आर इज इक्वल टू वी डी एम माइनस वी एम, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ Yes, sir. तो मुझे यहाँ पर ये दिस इज रिलेटिव स्पीड, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया क्या? तो मुझे ये वाली स्पीड यहाँ पुट करनी है इस जगह पर, के वी आर पुट करनी है, विद रिस्पेक्ट टू मास पुट करनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पुट करनी है। With respect to Ground. ground. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ डीएम, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी वी आर इट इज रिलेटिव। समझ में आया? यस सर। तो वी डी एम कितना होगा? वो होगा वी आर प्लस वी एम। वी एम कितना है? ये इसके रिस्पेक्ट में वी आर है ना ये। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? वी आर प्लस वी नोट प्लस डी वी। होगा कि नहीं होगा? मान लो ये वाला मास Yes, sir. 20 से चल रहा है और उसके रिस्पेक्ट में ये 10 से निकला, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 से निकला होगा ना? हाँ sir. समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी डी एम कितना आया? वी आर प्लस वी नोट प्लस डी वी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो एम वी नोट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी नोट प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी नोट माइनस डी एम डी वी। समझ में आया? प्लस अब ये मल्टीप्लाई करेंगे डी एम वी आर प्लस डी एम वी नोट प्लस डी एम डी वी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एम वी नोट से एम वी नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। डीएम वी नोट से डीएम वी नोट कैंसिल हो गया, डीएम डीवी से डीएम डीवी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एम डीवी इज इक्वल टू माइनस डीएम वी आर।
ये बचा अभी तक, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब मुझे फोर्स निकालना है, थ्रस्ट फोर्स निकालना है मुझे। तो यहाँ मैं dt से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ। यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और मास भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया क्या? सिस्टम का यस सिस्टम सर। का मोमेंटम तो कंजर्व है, बट उसका मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये dv by dt क्या होता है? a एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज ए थ्रस्ट फोर्स। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? माइनस dm by dt इंटू वी आर। अब देखो माइनस साइन का क्या मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ म्यू इंटू वी आर। वट इज म्यू? म्यू इज dm by dt, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ये आपको किलोग्राम पर सेकंड में गिवन होगा कि एक रॉकेट से एवरी सेकंड इतना किलोग्राम मास इजेक्ट हो रहा है, 10 किलोग्राम पर सेकंड। तो यहाँ पर म्यू की जगह क्या लिख दोगे फिर? 10। समझ में आया? यस सर। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक रॉकेट है, उससे एवरी सेकंड 10 किलोग्राम मास इजेक्ट हो रहा है, और वो मास विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट 500 पर सेकंड से निकल रहा है। बताओ थ्रस्ट फोर्स। 10 इंटू 500, 5000 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ सर पर क्वेश्चन म्यू बोलो क्या ना है? वापस, क्या हाँ, बोले आप? फिर से आप बताऊंगा, वापस बोलो ना। वापस से बोलूंगा, पहले समझो। यहाँ पे म्यू क्या और वी आर क्या है? वी आर इज, यहाँ लिखा था ना मैंने, इट इज स्पीड ऑफ इजेक्टिंग मास विद रिस्पेक्ट टू किसके? जैसे रॉकेट में से कोई फ्यूल निकल रहा है तो रॉकेट के रिस्पेक्ट, मतलब जो पूरा सिस्टम है, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, नॉट ग्राउंड। यहाँ पे हमें वी आर पुट करना है। समझ में आया? इस फाइनली फॉर्मूला आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। फाइनली फॉर्मूले में स्पीड ऑफ मास कौन सी रखनी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम? विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। समझ में आया? तो अब फॉर्मूला क्या आया? म्यू इंटू वी आर। माइनस साइन का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। म्यू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, किस रेट से मास सिस्टम का चेंज हो रहा है, मतलब किस, उसी रेट से जिस रेट से सिस्टम का मास डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या? मतलब इसका मतलब ये कि सिस्टम से कितनी, किस रेट से मास इजेक्ट हो रहा है। आया क्या समझ में? डीएम बाई डी। हाँ सर। Yes. और वी आर क्या है? किस स्पीड से इजेक्ट हो रहा है वो सिस्टम के रिस्पेक्ट। तो एक क्वेश्चन आया कि एक रॉकेट है, उसमें से गैसेस इजेक्ट हो रही है 100 kg पर सेकंड से। एवरी सेकंड कितना फ्यूल बर्न हो रहा है? 100 kg पर सेकंड। और कितनी स्पीड से वो निकल रही है गैसेस? 500 मीटर पर सेकंड से। तो थ्रस्ट फोर्स बताओ कितना होगा? 100 इंटू 100 इंटू 500 5। कितना आएगा? 50,000 न्यूटन। ये थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब माइनस साइन का मतलब क्या है? गैसेस किधर इजेक्ट हो रही है? नीचे। मास किधर निकल रहा है? नीचे। थ्रस्ट किधर लग रहा है? ऊपर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है? सर वो आईटी लिखा है क्या थ्रस्ट फोर्स का सिंबल, कि एफटी लिखा है? एफ टी है वो, दिस इज एफ टी। ठीक है? सर थ्रस्ट करके कुछ भी रहता है ना, एक फॉर्मूला उसका भी थ्रस्ट करके। क्या बोल रहे हो? थ्रस्ट करके कौन सा तो फॉर्मूला भी रहता है ना, जो रॉकेट के पीछे का मतलब पीछे से जितना भी ये फोर्स निकलता है उसको निकालने के लिए, एक कितने थ्रस्ट होता है डायमीटर से परपेंडिकुलर वगैरह। फोर्स, उसका बोल रहे हो क्या? लिखो जल्दी।
सर आपने मैंने बताए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? अरे अभी मेरा लास्ट मोमेंट पर ये लेक्चर शेड्यूल हुआ तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो कब तक भेजोगे आप? मेरा आज लेक्चर नहीं था ना। नहीं हाँ सर। सर आप कितनी बजे भेजोगे एग्जाम क्या? है? कल कितनी बजे एग्जाम है? सर मॉर्निंग को 9 o'clock 10 o'clock। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। हो गया? हाँ सर। ओके चलो मिलते हाँ हैं सर। नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करेंगे और सब इसकी एक्सरसाइज सोल्व करके रखो। कितना टाइम चाहिए सोल्व करने में? कब डिस्कस करें? सर अभी तो टाइम लगेगा, अभी एग्जाम चल रहा है, थोड़ा लेट ले लो। ठीक है चलो इस वीक नेक्स्ट वीक में लास्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है हाँ सर चलेगा। ओके। देख लिया सबने? हाँ सर। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir, thank you sir. बाय सर, Bye थैंक यू sir, सर। thank you sir. बाय। बाय सर, थैंक यू सर।